अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद ताहिर, कॉमर्स डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, यानी कि कौमी आमदनी के पैमाइश के जो तरीके हैं वो क्या हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जी कौमी आमदनी के जो पैमाइश के तरीके हैं वो कितने हैं और उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी कौमी आमदनी की मुख्तलिफ तारीफों को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी कि कौमी आमदनी की जो डेफिनेशंस आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं उनको बताया जा रहा है कि जी हम 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 पे है जी पहली किस्म की जो तारीफें थी उनके अंदर मार्शल, पीगो, J.R. हेक्स और सैमुअल सन्स हैं, जिन्होंने किसी मुल्क में पैदा होने वाली एशिया को कौमी आमदनी का नाम दिया है। यानी कि ये जो डेफिनेशंस हैं जिसमें मार्शल, पीको, J.R. हेक्स और सैमुअल सन ने क्या बताया था कि जी किसी भी मुल्क में पैदा होने वाली जो आमदनी है उसको कौमी आमदनी का नाम दिया है। जबकि दूसरी किस्म की जो तारीफ थी वो थी गार्डन्स एक्ले की, जिसके मुताबिक किसी मुल्क के अंदर बसने वाले तमाम अफराद की आमदनियों का मजमुआ कौमी आमदनी कहलाता है। यानी कि एक ही कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उनकी जितनी भी तमाम आमदनी है उन सब की आमदनी को जब सम अप करते हैं, जब मिक्स करते हैं, जब जमा करते हैं तो उनका जो मजमुआ आता है उसको क्या बोलते हैं, कौमी आमदनी। ये तारीफ है जी गार्डन्स एक्ले की। तीसरी किस्म की जो तारीफ थी वो थी फिशर्स की, जिसके मुताबिक सर्फ होने वाली एशिया खदमात की मिकदार ही कौमी आमदनी होती है। यानी कि एक ही कंट्री के अंदर जो लोग अपना मतलब पैसा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो खर्च कर लेते हैं, एशिया खदमात की जो मिकदार है वो क्या बोलते हैं जी, कौमी आमदनी। दर्ज बाला तीनों किस्म की तारीफों की बुनियाद पर कौमी आमदनी की जो पैमाइश के तरीके हैं वो भी 3 हैं। नंबर 1 पे है प्रोडक्ट मेथड, यानी कि पैदावार का तरीका। सेकंड नंबर है इनकम मेथड, आमदनी का तरीका। और थर्ड वन है जी एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि अखराजात का जो तरीका है। अब इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं तफसील के साथ। तो नंबर 1 पे है जी पैदावार का तरीका। इस तरीका पैमाइश के मुताबिक किसी मुल्क में पैदा होने वाली एशिया खदमात की हतमा ज़र्री मालियत को जमा किया जाता है। यानी कि पैदावार का जो तरीका है वो कह रहे जी इस तरीका पैमाइश के मुताबिक कि कौमी आमदनी की जो पैमाइश करनी है इस तरीका के मुताबिक वो कह रहे जी किसी मुल्क में पैदा होने वाली एशिया खदमात की हतमा ज़र्री मालियत को जमा किया जाता है कि जितनी भी किसी एक ही कंट्री के अंदर जो एशिया खदमात से जो भी मालियत होगी, जो चीज़ भी अखज़ की जाएगी, जो प्रोडक्शन होगी, उनकी जितनी भी मालियत होगी, जितनी भी उनकी वैल्यू होगी, उनको जमा किया जाता है पैदावार के तरीका में। कौमी आमदनी की पैमाइश में दर्ज झेल एशिया खदमात की मालियत को जमा किया जाता है। यानी कि जो कौमी आमदनी की पैदावार होगी, जो पैदावार का तरीका है उसके अंदर वो कह रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं होती, जो रह जाती हैं, जिनको आप इंदराज नहीं कर पाते। अब उनको इंदराज करना है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं। नंबर 1 पे है ज़रई एशिया। ज़रई एशिया यानी कि ज़रई एशिया यानी कि मसलन गंदम, कपास, दालें, सब्जियां और फल, यानी कि इन चीज़ों से जो ज़रई अजनास हैं इनकी इन वजह से जो हमारे पास इनकम आती है वो भी पैदावार में कह रहे जी शामिल होती है। फिर है जी मादनी एशिया, वो तमाम एशिया जो मादनियात की सूरत में हासिल होती हैं, जिनको मतलब जिसमें लोहा है, नमक है, कोयला है, कुदरती गैस वगैरह, यानी कि इन सब चीज़ों से जो आमदनी आती है वो भी कौमी आमदनी में इंक्लूड होती है, पैदावार के तरीके में आ जाती है। सनती एशिया है, वो तमाम एशिया जो कारखानों में तैयार की जाती है उनकी जो आमदनी है वो भी यहाँ पे आती है। नंबर 1 पे है ये एग्जाम्पल में कपड़ा है, मशीनरी, अद्वियात, रेडियो, बर्तन, धागा, यानी कि ऐसी तमाम चीज़ें जो कारखानों में तैयार की जाती हैं। उसके बाद है खिदमात, सर्विसेज जिसको आप बोलते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर मतलब डॉक्टर्स, वकील, प्रोफेसर्स,
निजी और सरकारी इदारों की जो मुलाजमीन की जो सैलरीज होती हैं, जो उनकी तनख्वाहें हैं, वो भी शामिल हैं। मुतफर्रिक अशिया है कि जी दर्ज बाला तमाम के अलावा दीगर अशिया, यानी कि इनके अलावा जो अशिया रह जाती हैं उसमें मछलियाँ, मुर्गियाँ, हैवानात और जंगलात वगैरह की जो आमदनी है वो भी कौमी आमदनी के पैदावार के तरीके के अंदर इसमें शामिल की जाती है। अब दर्ज बाला तमाम एशिया की मजमूई ज़र्री मालियत से कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यानी कि इन तमाम चीज़ों के सम अप से तमाम चीज़ों को जमा करने के बाद जो वैल्यू आती है उससे हम कौमी आमदनी का वो कह रहे जी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस सिलसिला में चंद एहतियातें लाजमी हैं, यानी कि इन चीज़ों को शामिल करते हुए कुछ एहतियात हमें बताई गई हैं जो लाजमी है। नंबर 1 पे है जी दो बार शुमार ना करना, एविडेंस ऑफ डबल एंट्री, यानी कि एक चीज की दोबारा इंदराज जो करना है वो नहीं करना। ये क्या बता रहे हैं जी, पैदावार के तरीका पैमाइश से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी शय को एक से ज्यादा बार शुमार ना किया जाए। मिसाल के तौर पर गंदम की कीमत, आटे की कीमत और फिर रोटी की कीमत को अलग-अलग जमा करें तो कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाएगा। यानी कि इन तीन चीज़ों की वो कह रहे जी कीमत को हम अलग-अलग अगर अलग-अलग इंदराज करें तो कौमी आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि गंदम और आटा के मरहलों से गुजर कर ही रोटी पकती है और रोटी की कीमत में गंदम और आटे की कीमत भी शामिल हो जाती है। तो इसलिए जो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक इंदराज आपने करना है, डबल एंट्री नहीं करनी, दोहरा इंदराज जिसको बोलते हैं। इस गलती से बचने के लिए शय की असल शक्ल, जो इस शक्ल में कीमत शुमार की जाए जिस शक्ल में वो सार्फिन के पास सर्फ के लिए पहुंच जाए, यानी कि उस सूरत में, उस शक्ल में जो भी आप मतलब चीज तैयार कर रहे हो उसके अंदर कीमत का इंदराज किया जाए जो सार्फिन, जो कस्टमर तक वो पहुंच जाए, या हर मरहला पर किसी शय की इजाफी कीमत का मजमुआ भी इसकी असल मालियत को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर रोटी की कीमत इस की आखिरी शक्ल होगी, इसकी इजाफी कीमत दर्ज झेल तरीकों से जमा कर सकते हैं, मतलब की जाएगी। ये एक मतलब आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि इजाफी कीमत जो दर्ज होती है वो कैसे, मतलब उससे आपने बचना है। पैदावार का मरहला है जी, इजाफी कीमत जो रुपए में है मुख्तलिफ मराहल पर उनकी क्या कीमत होगी वो भी बताई गई है। पहले नंबर पे है जी गंदम की कीमत जो है, पैदावारी कीमत जो है उसमें इजाफा 2 रुपए का हुआ है, मुख्तलिफ मराहल पर जो उनकी कीमत है वो भी 2 रुपए हो गई। उसके बाद आटे की कीमत 1 रुपए है, फिर मुख्तलिफ मराहल पे 3 रुपए बताई गई है। रोटी की पकाई की जो कीमत है वो 1 रुपए, मुख्तलिफ मराहल पे 5 रुपए रोटी की। उसके बाद फरोख्तकार का मुनाफा 1 रुपए एंड मुख्तलिफ मराहल पे उनकी 5 रुपए। अब टोटल में बताया गया जी इजाफी कीमत 5 रुपए है और मुख्तलिफ मराहल पर कीमत है जी 14 रुपए। दर्ज बाला गुशवारा से ज़ाहिर है कि रोटी की इजाफी कीमत का मजमूआ 5 रुपए है, जो कि रोटी की आखिरी या हतमा कीमत जाहिर कर रहा है, जबकि रोटी की कीमत हर बार मरहलावार जमा करने से कई गुना गिनती का मसला पैदा हो जाता है। यानी कि उसके जो इजाफी जो चार्जेस हैं, रोटी की जो ओरिजिनल प्राइस है वो 5 रुपए बताई गई, लेकिन जब हम हर स्टेप पे उसको एडअप करते जाते हैं तो उसके अंदर वो कई गुना तक इजाफा हो जाता है, जो कि कौमी आमदनी में कई गुना तक इजाफा की शक्ल अख्तियार कर जाता है, जो कि हमने नहीं करना। उसके बाद है बिला मुआवजा खिदमात, यानी कि ऐसी खिदमात जो आप लोग बिला मुआवजा जो देते हैं। बिला मुआवजा खिदमात में मसलन उस्ताद का अपनी बेटी या बेटे को पढ़ाना, अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेना, जूते पॉलिश कर लेना, अपने घर के बागीचा में फल और सब्जियां उगाकर इस्तेमाल कर लेना वगैरह मज रजा कराना तौर पर अपनी ज़ात या फिर तफरी तबा की खिदमात खातर सारे अंजाम दे रहे हैं। यानी कि ये जितनी भी खिदमात हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वो कर रहे हैं जिनका कोई भी मुआवजा नहीं है, लिहाजा इन खिदमात के मुआवजों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त इन खिदमात की कदर मालियत को शुमार करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
اس کے بعد ہے جی مخفا یا زیر زمین سرگرمیاں، یعنی کہ انڈر گراؤنڈ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ قومی آمدنی کی پیمائش کرتے وقت لازمی ہے کہ خام قومی پیداوار کی مالیت کا اندازہ لگاتے وقت، یعنی کہ قومی آمدنی کی بتایا جا رہی کہ جب آپ پیمائش کرتے ہیں اس وقت یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے کہ جب آپ خام قومی پیداوار کی مالیت کا اندازہ لگا رہے ہیں، تمام اشیاء کی خدمات کی زرعی مالیت بشمول زیر زمین یا مخفا اشیاء خدمات کی مالیت کو بھی جمع کیا جائے، یعنی کہ جو آپ خام قومی پیداوار کی جو مالیت کا جب آپ اندازہ لگا رہے ہیں تو اس وقت ان چیزوں کو بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، ان کی جو زرعی مالیت ہے وہ بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے جو زیر زمین تیار کی جاتی ہیں، یعنی کہ جو انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی سے آپ کو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ بھی لازمی شامل کرنی ہے، کیونکہ بسا اوقات پیداوار کا کچھ حصہ لوگ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں اور منڈی میں وہ فروخت کے لیے نہیں لاتے، جس کی مالیت قومی آمدنی میں شمار ہونے سے رہ جاتی ہے۔ اس طرح کاروباری حضرات ٹیکسوں سے بچنے کے لیے اپنی پیداوار اور آمدنی کے بارے میں صحیح معلومات فراہم نہیں کرتے، جس سے آپ کے پاس ایکچوئل جو قومی آمدنی ہے کسی بھی کنٹری کی وہ سامنے نہیں آتی۔ اس طرح پیداواری مالیت کا یہ حصہ بھی قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوتا۔ مزید برآں دیگر غیر قانونی سرگرمیاں مثلا سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری وغیرہ سے جو بھی آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ بھی آپ کی قومی آمدنی میں شامل نہیں ہو پاتی، لہذا ان مشکلات کے ہوتے ہوئے قومی آمدنی کا صحیح اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو طریقہ تھا قومی آمدنی کی جو پیمائش کا طریقہ ہے وہ ہے انکم میتھڈ، جس کو آپ آمدنی کا طریقہ بولتے ہیں جی۔ قومی آمدنی کی پیمائش کے اس طریقے میں تمام عاملین پیدائش کے سال بھر کے معاوضہ کی مجموعی مالیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کہہ رہے جی قومی آمدنی کی پیمائش کے اس طریقے میں، جب قومی آمدنی کی پیمائش کر رہے ہیں اس طریقے کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمام عاملین پیدائش کے سال بھر میں، یعنی کہ جتنی بھی آپ کی پیدائش ہے، جو مطلب پروڈکشن ہے پورے سال کے اندر، ان کی جو مالیت ہے، ان کا جو بھی معاوضہ ہوگا، ان کا جو اندازہ لگایا جاتا ہے، مثلا سال بھر کا زمین کا لگان ہے، یعنی کہ پورے سال کے اندر ایک کنٹری کی جو ٹوٹل لینڈ ہے اس کے اوپر جتنی بھی پروڈکشن ہوتی ہے ان کی ٹوٹل جو مطلب کاسٹ ہے، جو لگان ہے وہ، اور اس کے اندر ایڈ اپ کرتے ہیں آپ، اس کے اوپر جتنی بھی لیبر کام کرنے والی ہے، جو مزدوروں کی اجرت ہے وہ جمع ہوتی ہے، دین سرمایہ قرضہ پر دینے والوں کو حاصل ہونے والا جو سود ہے، یعنی کہ ہم کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی کو آپ مطلب لون دیتے ہیں، اس کے اوپر جو آپ کا سود آتا ہے اور آجرین کو ملنے والا منافع جات کو جمع کر لیں تو قومی آمدنی کو مطلب وہ قومی آمدنی آپ کی بن جاتی ہے۔ در حقیقت یہ طریقہ بھی پہلے طریقہ سے ملتا جلتا ہے، یعنی کہ ابھی جو پہلا آپ کا طریقہ تھا وہ اس سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ پہلے طریقہ میں ہم قومی پیداوار، ہم نے پیداوار کی قیمتوں میں مجموعی مالیت کو قومی آمدنی کا کہا ہے، اور یہ قیمتیں اشیاء خدمات پیدا کرنے والے عاملین پیدائش کو لگان، اجرت اور سود اور منافع کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے دونوں طریقوں میں ایک ہی پیداوار کو مختلف انداز میں شمار کیا گیا ہے۔ اس طریقہ کے جو احتیاط ہیں وہ نمبر 1 پہ ہے انتقالی ادائیگی۔ یہ وہ آمدنیاں ہوتی ہیں جس کے لیے کوئی پیداواری کام نہیں کیا جاتا، صرف آپ ادائیگیاں کر دیتے ہیں، پیمنٹس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، مثلا پینشن ہے، زحائف و تحائف ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے اور انعام وغیرہ کی، ان تمام آمدنیوں سے پیداوار میں اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے انہی قومی آمدنی میں کبھی بھی آپ شمار نہیں کر سکتے، یعنی کہ ان چیزوں سے جو آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، نمبر 1 پہ ہے پینشن ہے، کوئی آپ کو وظیفہ ملا ہے، کوئی تحفہ ملا ہے، کوئی زکوٰۃ سے پیسہ ہے، خیرات کوئی ملی ہے، کوئی انعام وغیرہ کی طرف سے جو بھی آپ کو انکم آئی ہے، وہ تمام کی تمام جو مطلب پیسہ ہے وہ قومی آمدنی میں آپ شامل نہیں کر سکتے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے غیر قانونی آمدنی، یعنی کہ انلیگل طریقے سے جتنی بھی آپ کی ارننگ ہوگی وہ بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی۔ اس میں یہ مثلا رشوت، آپ لوگ مطلب رشوت ہے، چور بازاری ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، اسمگلنگ ہے،
इन तरीकों से जितनी भी इनकम शामिल होगी वो कौमी आमदनी का हिस्सा नहीं हो सकती। लास्ट वन है जी अखराजात का तरीका, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। इस तरीके पैमाइश के मुताबिक तमाम मुल्क के जो तमाम बशिंदे हैं, जो मुल्क की तमाम पॉपुलेशन है, मुख्तलिफ एशिया खदमात पर होने वाले अखराजात को जमा किया जाता है। यानी कि उन तमाम ने जो भी पूरे साल के अंदर तमाम पॉपुलेशन ने, होल कंट्री की जो पॉपुलेशन है, उन्होंने जितने भी पूरे साल के अंदर अखराजात किए हैं उनको जमा किया जाता है। उनका जो जमा होगा वो मतलब कौमी आमदनी की पैमाइश होती है। इन अखराजात को दर्जल हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो जो भी एक्सपेंसेस करेगी पॉपुलेशन, वो है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि निजी सरफी अखराजात, क्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है निजी सरमायाकारी के अखराजात, और उसके बाद है जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, सरकारी सरफी और सरमायाकारी अखराजात। लास्ट है जी फॉरेन सेक्टर एक्सपेंडिचर यानी कि बैरूनी शोबे के लिए जो भी अखराजात होंगे। इस तरीका में ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि किसी शय पर आने वाले अखराजात को सिर्फ एक ही दफ़ा शामिल किया जाएगा। मसलन एक शय की कोई खरीदता है और दोबारा दूसरे शख्स के हाथ फरोख्त कर देता है, तो इस लेन देन को सिर्फ एक दफ़ा गिना जाएगा, यानी कि एक दफ़ा आप उसको काउंट कर लेंगे, वरना आमदनी का अंदाज़ा दुरुस्त नहीं होगा। यानी कि अगर एक से ज़्यादा बार आप ये एक्सपेंडिचर जो हैं, ये ट्रांजैक्शन जो हैं, ये एडअप करेंगे तो आपकी जो कौमी आमदनी जो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं वो आपका अंदाज़ा एक्यूरेट नहीं होगा। लेंज स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।